Let's start the episode number 149. आदित्य अभी भी नीचे फ्लोर पर ही देख रहा था, जैसे वो अपने सारे सवालों के जवाब फ्लोर की लकड़ी के बीच की गैप्स में ढूंढ रहा हो, पर उसे वहां से भी निराशा के अलावा कुछ भी मिल पाना मुमकिन नहीं था। वो अपनी नजरें नहीं उठाना चाहता था और ना ही मनाली की तरफ देखना चाहता था, क्योंकि उसकी तरफ देखना उसके लिए एक बड़ी हार के बराबर था। जब आदित्य अपनी इस जिंदगी में मनाली से प्यार कर बैठा था तो उसने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और अपने घर जाने के लिए नहीं कहेगा। पर आज जैसे सब कुछ बदल गया है और वो मजबूर है उसे दूर भेजने के लिए। यही बात सोचकर आदित्य को बुरा भी लग रहा था और अंदर से खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो बस बेबस होने के अलावा कुछ भी नहीं था। वहीं मनाली आदित्य को अपनी उम्मीद भरी नजरों से एक बार फिर देख रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे अपने घर जाने को बोला था, वो घर जहां मनाली कभी जाना ही नहीं चाहती थी और ना ही शारदा से मिलना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने शारदा को अपनी शादी की बात बोलकर झटका दिया था और अब वो उसे बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती थी। उसने आदित्य की तरफ ही देखते हुए पूछा, आदित्य, तुमने अभी जो कहा, क्या तुम सच में वो चाहते हो? क्या सच में तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? आदित्य ने नजरें ऊपर नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था कि जिस तरह से मनाली ने उससे पूछा है, इसका मतलब यही है कि वो रोने की कगार पर है और आदित्य उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो फिर से वैसे ही घूमने लगा और उसने कहा, मनाली, हर बात को रिपीट करने से उसका मीनिंग नहीं बदल जाता। अगर मैंने कहा है तो इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं ताकि तुम सेफ रहो। तुम्हारी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। तो इसका मतलब क्या अनुराग या सुशील में से कोई भी मेरे घर नहीं पहुंच पाएगा? क्या बस तुमसे दूर रहकर मैं सेफ हो पाऊंगी? मनाली ने पूछा। तब आदित्य ने सोचा कि यह बात सही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पिछली जिंदगी में भी उसके हमलावरों को पता था कि आदित्य कहां है और उसका परिवार कहां है, मगर फिर भी उन्होंने एक ही बार में दोनों जगह पर हमला कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। पिछली जिंदगी में भी आदित्य मनाली से दूर था जब उस पर हमला हुआ। अगर वो उसके पास होता तो शायद उसे बचा लेता, लेकिन वो नहीं बचा पाया। उसे अपने डिसीजन पर डाउट होने लगा। अगर वो मनाली को अपने पास रखेगा तो खतरा आसपास ही रहेगा, और अगर उसे दूर रखेगा तब भी खतरा 1% कम नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों केसेस में कुछ नहीं बदल रहा है तो फिर सेफ ऑप्शन यही रहेगा कि मनाली अपने घर चली जाए। एटलीस्ट वो पिछली जिंदगी जैसे अकेले तो नहीं होगी। आदित्य को इस बात को सोचकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उसने कहा, मेरा डिसीजन फाइनल है मनाली, तुमको दूर और सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं मर भी गया तो ऐसी बात मत बोलो आदित्य। मैं बोल चुकी हूं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर ये आखिरी समय है तो मुझे इसमें तुम्हारे साथ रखो प्लीज। मनाली ने कहा और आदित्य को उसकी आवाज में सिसक महसूस हुई। वो कुछ कहता इससे पहले ही मनाली फूट फूट कर रोने लगी और तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बहकर उसके सूट पर गिर रहे थे और हालत भी बहुत खराब हो गई थी। आदित्य को उसे देखकर तरस आया, लेकिन उसे पता था कि अभी तरस खाकर फैसला कर लेना फिर से गलत साबित होगा। जैसा साधु ने कहा कि वो अब तक करता आया है, अब उसे बस सही फैसले लेने थे और ये उसी की शुरुआत थी। उसने अपना मन थोड़ा कड़वा किया और कहा, नहीं मनाली, मैं अपने आखिरी समय में तुम्हें साथ नहीं रख सकता। मैं मानता हूं कि साथ फेरे लेते वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दुख मेरा है और मुझे ही इसे झेलना है। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि प्लीज तुम मुझसे दूर चली जाओ। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा। इतनी बात कहकर आदित्य चुप हुआ। वो अब बस मनाली की आंखों में देख रहा था, जहां बस उसे टूटी हुई उम्मीद और डर दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी दिख रहा था कि मनाली उसकी बात को मान चुकी है और बस वो उस बात को अपने शब्दों में नहीं कहना चाहती। यही बात सोचकर आदित्य ने कहा, तुम यहीं बैठो, तुम्हारा सूटकेस पैक्ड ही है, मैं उसे नीचे ले आता हूं, फिर तुम यहां से चली जाना। आदित्य इतना कहकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा।
हर एक कदम पर उसका दिल एक एक बार टूट रहा था और उसे वो आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। पर अपने टूटे हुए दिल को मनाना उसकी मजबूरी थी और अब उस मजबूरी को ही उसने तरजीह दे दी थी। वो जल्दी से मनाली के कमरे में एंटर हुआ और आसपास न देखते हुए उसने बेड पर रखे सूटकेस को उठाया और उसे उठाकर नीचे लाने लगा। जब आदित्य सूटकेस लेकर नीचे आ रहा था तब मनाली को विश्वास हो गया कि आदित्य अब अपना फैसला अटल बना चुका है। वो किसी भी चीज से नहीं डरने वाला और ना ही अपना मन बदलने वाला है। उसे लगा जैसे आदित्य उससे भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी इस फैसले को एक्सेप्ट कर ले और यही बात सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और वो अपनी जगह पर खड़ी हुई। आदित्य आया और उसने सूटकेस उसके साइड में रख दिया। वो मनाली से कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर वो आगे बढ़ गया और गेट खोलकर बाहर निकल गया। मृणाली ने भी उसे फॉलो किया और गाड़ी को अनलॉक किया, जिसके बाद आदित्य ने सूटकेस उसमें रख दिया। फिर वो बस इंतजार करने लगा कि कब मृणाली वहां से कार में बैठेगी। वो मृणाली की तरफ नहीं देखना चाह रहा था और इसलिए मृणाली ने उसे पीछे से ही गले लगा लिया और फिर सिसकती हुई आवाज में कहा, हमारा साथ 7 जन्म का है आदित्य। अगर तुम मुझे अपने से आज दूर भी कर दोगे तब भी मैं अगले जन्म में फिर तुम्हारी ही होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में और मंगलसूत्र अपने गले में पहनूंगी। तुमसे ही मेरा सब कुछ है आदित्य और हमेशा ऐसा ही रहेगा। इतना कहकर मृणाली ने उसे छोड़ा और कार में बैठकर रियर व्यू मिरर में एक बार आदित्य की ओर देखा। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य मृणाली को अपने से दूर जाता हुआ देख बहुत निराश हो गया और इसी निराशा से उसकी आंखों में आंसू आ गए जो टप टप करके नीचे गिरने लगे। वो चाह रहा था कि एक बार मृणाली को रोककर उससे अपने मन की बात कह दे और थोड़ा हल्का महसूस करे, लेकिन फिर भी उसके होंठ हिलने को तैयार नहीं थे। अब बस मृणाली का एहसास ही उसके साथ बच गया था। यही बात सोचकर उसे लगा कि अब मृणाली की कमी को पूरा करने के लिए उसके पास बस उसका कमरा और उस कमरे से दिख रहे लिली के फूल ही थे, जिन्हें वो बस देखकर ही अपनी उम्मीदों का टोकरा खाली कर सकता था। इसीलिए वो घर के पीछे जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मृणाली कार चलाते वक्त फिर से उदास थी। इस बार उसके मन में डर तो नहीं था लेकिन बस दुख था जो आंसुओं की मदद से बाहर आ रहा था। उसे बहुत ही निराशा महसूस हो रही थी, अपने आप पर भी और आदित्य के उस फैसले की भी। आदित्य ने बहुत ही कम बार उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा है, पर शायद इस बार अगर उसने कुछ सोचा है तो शायद वो सही ही होगा। यही बात मृणाली के मन में चलने लगी। वो अपने इमोशंस पर काबू करने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे पता था कि अब घर पर उसे शारदा मिलेगी, जो उसे इस हालत में देखकर इसका फायदा उठाएगी और उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। गाड़ी साइड में रोककर वो उसमें से उतरी, अपने आंसू पोंछे और साइड में पड़ी बोतल से पानी निकालकर मुंह धोकर फ्रेश दिखने लगी, क्योंकि उसे शारदा को एक पल के लिए भी फायदा उठाने का मौका नहीं देना था। यही बात सोचकर वो थोड़ी ही देर में अपने घर के बाहर पहुंची और उसने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया। वो उसमें से बहुत ही मुश्किल से उतरी और फिर मेन गेट की तरफ बढ़ी। वहां खड़े होकर उसका मन डोरबेल बजाने को नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बस यही चाह रही थी कि अभी भी अगर उसे पीछे से आवाज जाकर रोक सकता है तो आ जाए, लेकिन शायद ये सोचना एक बेवकूफी थी। और इसी बात को जानकर वो डोरबेल बजाने ही वाली थी कि तभी गेट खुल गया। मृणाली ने देखा कि वहां शारदा, उसके पीछे देविका और चंद्रगुप्ता खड़े थे। जहां देविका और चंद्रगुप्ता उसे देखकर हैरान थे, वहीं शारदा के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। फिर शारदा ने एक बार आसपास देखा और पूछा, अकेली आई हो कि अपने पागल पति को भी लाई हो? मृणाली ने कुछ जवाब नहीं दिया और आंखें नीचे झुका ली। तब शारदा ने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? बख्शी विला में तो बहुत जुबान चल रही थी, बताओ क्यों आई हो? रहने आई हूं, मृणाली ने बहुत ही धीरे से कहा। तब शारदा ने आगे कहा, क्यों, निकाल दिया उसने तुम्हें? हो गया जितना भी प्यार था पूरा, या फिर कोई और कसर छोड़ी है जो यहां पर तुम्हें रखकर बस एहसान जता रहा है?
बोलो। मृणाली फिर चुप हो गई और शारदा थोड़ी आगे बढ़कर इसके पास खड़ी हुई और उसने कहा, देखो यही बात रहती है, परिवार के अलावा कोई काम नहीं आता। तुम्हें हमारी कदर नहीं तो हमको भी तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं किस चीज की अकड़ है तुम्हें और उसे। हमेशा मुझसे लड़ाई के बारे में सोच लेते हो। अरे एक बार अपनी औकात तो देख लिया करो मेरे सामने मुंह उठाकर बोलने से पहले। लेकिन शायद उसकी मां ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं, और तुम्हारी तो पहले ही मर चुकी है। शारदा इतना कहकर स्माइल करने लगी और मृणाली की आंखों में आंसू आ गए। तब चंद्रगुप्ता ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। शारदा, मृणाली और देविका उसकी तरफ देखने लगी। तब चंद्रगुप्ता ने कहा, आज बहुत बार सुन ली मैंने ये बात कि मृणाली की मां नहीं है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसका बाप अभी जिंदा है। ये घर मेरा है और इसमें कभी भी आने और जाने का अधिकार मृणाली को है। तुम्हें जाकर जो भी बकवास करनी है तुम किसी और से जाकर करो। मृणाली मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को इस घर में आने से किसी को भी उसे रोकने नहीं दूंगा। चंद्रगुप्ता की बात सुनकर तीनों हैरान थी। ये पहली बार था कि उसने मृणाली का स्टैंड लिया था और इस बात से मृणाली को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। फिर चंद्रगुप्ता ने मृणाली की कार में से उसका सूटकेस निकाला और उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। देविका भी उनके पीछे चली गई और शारदा वहीं खड़ी रहकर बस दांत पीसने लगी। Thank you for hearing. Thank you very much. Next episode will come shortly.